ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कुंडली मिलान के संदर्भ में मांगलिक दोष पर चर्चा की। इस वीडियो में हम उसी विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जन्म कुंडली के लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश भाव में मंगल यदि स्थित हो तो कुंडली मांगलिक होती। ये हमने पिछले वीडियो में समझा। लग्न के अंदर मेष राशि के मंगल हों, चतुर्थ में वृश्चिक राशि के हों, सप्तम भाव में मकर राशि के हों, अष्टम स्थान में कर्क राशि के हों या द्वादश स्थान में धनु राशि के हों, यदि मंगल की इन भावों में, इन राशियों में स्थिति हो तो कुंडली मांगलिक होते हुए भी मंगल किसी भी तरह से दोष कारक नहीं होते हैं। दूसरी एक बात और, मंगली कुंडली में यदि मंगल के साथ सूर्य भी बैठे हों तो भी मंगल दोष कारक नहीं होते हैं। तीसरी बात, मांगलिक कुंडली में मंगल के साथ यदि बलि चंद्र भी स्थित हो तो भी मंगल दोष कारक नहीं होते हैं। बलि चंद्र किसको कहते हैं? शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के और कृष्ण पक्ष की अष्टमी के मध्य जिनका जन्म होता है उनके चंद्र बलि होते हैं। ऐसा इस समय में जन्म हो, कुंडली मांगलिक हो और चंद्रमा यदि मंगल के साथ स्थित हों तो कुंडली मांगलिक होते हुए भी मंगल दोष कारक नहीं होता। इतने सारे मांगलिक दोष से बचने के, हर स्थिति में मंगल दिक्कत ही देता हो, तकलीफ ही देता हो, ऐसा नहीं है। फिर कब देता है? तकलीफ भी देता कब? मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो या मंगल के साथ में राहु और शनि की स्थिति हो और कुंडली मांगलिक हो तो निश्चित रूप से गंभीरता से विचार करके मिलान करना चाहिए। शुक्र लग्न का स्वामी हो, दो ही लग्नों में शुक्र लग्न के स्वामी होते हैं। महिला जातक की कुंडली हो, वृषभ और तुला लग्न हो तो शुक्र लग्न के स्वामी होंगे। ऐसी कुंडली में, महिला जातक की कुंडली में मंगल और शुक्र दोनों यदि 12वें स्थान में स्थित हों और उनके ऊपर राहु की, सूर्य की, शनि की, इनमें से किसी भी एक की या तीनों की दृष्टियां यदि पड़ती हों तो ये स्थिति बहुत ही नुकसानदायक होती है। यह स्थिति उस महिला जातक के लिए वैधव्य तक के योग बनाती है। अब इससे बचने का केवल एक उपाय है और वो ये कि ऐसी महिला जातक की शादी, विवाह ऐसे युवक से होना चाहिए जिसकी कुंडली में पूर्ण आयु योग हो, जिसकी कुंडली में आयु संबंधित किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, तब जाकर के ये योग टलेगा। मिलान हमें देखने में इतना गंभीरता से मांगलिक कुंडली का विचार करना आवश्यक है। अब एक बात और, हम दो कुंडलियों पे विचार करते हैं। उदाहरण के लिए, एक कुंडली नाम है कमल कुमार, जन्म तारीख है 27 जनवरी 1991, 27 जनवरी 1991, समय है शाम के 6 बजे, जन्म स्थान इंदौर। मृगशिरा नक्षत्र का चौथा चरण का जन्म आता है और कुंडली या कर्क लग्न की कुंडली बनती है जिसमें लग्न में गुरु और केतु हैं। सब 7वें स्थान में राहु, शनि और सूर्य स्थित हैं इस कुंडली में। ज्योतिष का सामान्य सा नियम जो हम जानते हैं, राहु, शनि और सूर्य, इन तीनों ग्रहों में पृथकतावादी प्रभाव है ज़बरदस्त। ये जिस भाव में बैठते हैं, जिस भाव पे दृष्टि डालते हैं, उस भाव के फलों को जातक से पृथक कर देते हैं। यहाँ तो एक नहीं, तीन बैठे हैं और तीनों कहाँ? सप्तम स्थान में। सप्तम स्थान किसका? पत्नी का, विवाह का। विवाह से संबंधित सुख पत्नी से पूर्ण रूप से पृथक कर रहे हैं। ये एक नहीं, तीनों मिलकर कर रहे हैं। ऐसे जातक को विवाहित जीवन का सुख कैसे मिलेगा? जब इस जातक को नहीं मिलेगा तो जिस जातिका से इसका विवाह होगा उसको विवाहित जीवन का सुख कहाँ से मिल जाएगा? अब इससे मिलान के लिए जो कुंडली आई, थोड़ा सा उस पर विचार कर लेते हैं। कुमकुम देवी नाम है, कुमकुम कुमारी, जन्म तारीख है 28 सितंबर 1994, जन्म समय है 6:25, जन्म स्थान मुंबई, आद्रा नक्षत्र का द्वितीय चरण का जन्म बनता है और कन्या लग्न की कुंडली बनती। लग्न में सूर्य स्थित है,
दूसरे स्थान में बुध, शुक्र, राहु और गुरु स्थित हैं तुला राशि के। अब इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जो महिला जातक की कुंडली में पति के कारक होते हैं, इस कुंडली में तो सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। कन्या लग्न होने के कारण इस कुंडली में वो सप्तम के स्वामी भी वही है, कारक भी वही हैं। दूसरी बात, इस कुंडली में गुरु 2 केंद्रों के स्वामी हैं, चतुर्थ और सप्तम। 2 केंद्रों के स्वामी होने के कारण गुरु अपनी शुभता खो बैठे और फिर वो राहु के साथ पीड़ित हैं। गुरु राहु के साथ बहुत पीड़ित होते हैं। गुरु राहु चांडाल योग कहलाता है। गुरु की शुभता वैसे ही कम है, राहु के साथ बैठने से और पीड़ित हो गई। अब हम देखिए फिर सप्तम स्थान से वो बृहस्पति अष्टम बैठे हैं। काल पुरुष के कुंडली में अष्टम स्थान किसका होता है? मृत्यु का, नाश का। महिला जातक की कुंडली, कुमकुम कुमारी की कुंडली पति सुख में कमी के योग बता रही। कमल कुमार की कुंडली कह रही है पत्नी का सुख नहीं मिलेगा। अब इन दोनों का विवाह यदि हो जाता है और कल से कोई घटना घटती है तो उसके लिए किसे दोष देंगे हम? क्या करना चाहिए? इन दोनों का विवाह नहीं होना चाहिए। फिर उस व्यक्ति का, उस कमल कुमार का विवाह ऐसी कन्या से होना चाहिए जिसमें पति सुख पूर्ण हो, जिसमें सप्तम स्थान, सप्तम का कारक और बृहस्पति तीनों की स्थिति बहुत शुभ हो, तब जाकर के वो माइनस थोड़ा सा बैलेंस होगा। और इस महिला जातक की कुमकुम कुमारी का विवाह ऐसे युवक से होना चाहिए जिसमें स्त्री सुख पूरा हो, सप्तम स्थान किसी भी तरह पाप प्रभाव में नहीं हो। वहाँ तो 3 बैठे हैं। अब मिलान के बाद देखिए सामान्य क्या होता है, ये कुंडली कहीं मिलान के लिए जाती है तो जैसे ही कंप्यूटर में डालते हैं, चाहे पंचांग से गुण मिलान हम देखते हैं, तो मृगशिर नक्षत्र का 4था चरण और आद्रा नक्षत्र का 2य चरण, इसके गुण मिलान फिक्स है, नक्षत्र फिक्स ही आएंगे। वो कितने हैं? 33 गुण मिलते हैं, 33 गुण, और कोई दोष नहीं। 3 दोष होते हैं, भकुड़ दोष, गण दोष, नाड़ी दोष, एक भी दोष नहीं है और 33 गुण मिल रहे हैं। और यदि अब इसको अनुमति दे दी जाती है, क्या होगा? नक्षत्र के चरण और नाम वो तो एक ही बात है। कुमकुम कुमारी या घ 2 नाम आते हैं, आद्रा के 4थे चरण 1 से 4 चरण तक, और मृगशिर के 3 से 4 चरण का यदि मिलान किया जाए नाम से, कीर्ति कुमार हो, कमल कुमार हो, कोई भी, तो गुण कितने मिलेंगे? 33 ही मिलने हैं। लेकिन सभी कमल कुमारों का जीवन एक जैसा नहीं हो सकता और सभी कुमकुम कुमारियों का जीवन भी एक जैसा नहीं हो सकता, सबके अलग अलग है। केवल नाम के आधार पर जीवन नहीं चलता, इसलिए केवल नाम से मिलान करने की प्रक्रिया ही गलत है। नाम से मिलाया ही नहीं जाना चाहिए, वो केवल मन समझाने वाली बात है। लेकिन चल रहा है, मिला रहे हैं। कुंडली है तो मिलान करिए, ग्रह स्थिति के आधार पर के निर्णय लिया जाना चाहिए। और कुंडली यदि नहीं है तो व्यावहारिक रूप से उचित अनुचित देख करके ही निर्णय कर लेना चाहिए। केवल नाम से मिलान हो सकता है कि नाम मिलान गुण कम बताएं और वास्तविक स्थिति बहुत अच्छी हो, और ये भी हो सकता है कि वो मिलान वो तो फिक्स है, उनके नामों के आधार पर बिल्कुल फिक्स है, इसमें कहीं कम ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे मृगशिर नक्षत्र का 4th चरण और आद्रा का 2य चरण मिलाओ तो गुण 33 ही आएंगे, लेकिन इनमें जितने नाम आएंगे उनका सबका जीवन एक जैसा नहीं बीत सकता, तो वो नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए मिलान में बहुत विवेक की आवश्यकता है। कुंडली यदि हैं तो ग्रह स्थिति पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पुरुष की कुंडली यदि है तो उसमें सप्तम भाव देखना चाहिए, वो पीड़ित नहीं होना चाहिए, ताकि उसका जिसके साथ उसका विवाह हो उसका विवाह जीवन सुखी बीते। दूसरी बात, पुरुष की कुंडली में उसके शुक्र का विचार अवश्य किया जाना चाहिए। वो यदि सूर्य से पीड़ित हुआ तो उसकी शारीरिक क्षमता को बहुत जल्दी समाप्त कर देगा। पुरुष की कुंडली में उसका आयु पक्ष देखना चाहिए और उसका कर्म देखना चाहिए। मूल रूप से जिम्मेदार तो वही होता है जो 7 फेरे साथ में खाता है। हमने कई देखे, परिवार की ये वो सारी स्थितियाँ देखी, लेकिन लड़के का उसका व्यक्तित्व नहीं देखा, वो क्या करेगा या नहीं देखा, वो संभाल भी नहीं पाया और स्थिति गड़बड़ाई। हो सकता है कि वर्तमान में कुछ नहीं हो, लेकिन यदि लड़के का कैरियर देखा गया, मेहनत उसका परिश्रमी देखा गया,
तो सामर्थ्यवान हुआ तो अपने दम पर सब कुछ कर लेगा। ये लड़के की कुंडली में इतनी बातें टच करना, देखा जाना बहुत ज़रूरी है मिलान में। लड़के के लिए सबसे पहला जो देखते हैं वो देखा जाना ये चाहिए उसका सौभाग्य। उसका सौभाग्य ही पति की आयु है। यदि उसमें 19-20 कोई प्रॉब्लम है तो उस कुंडली को टालना चाहिए। दूसरा, हम पुराने लोग पग फेरा एक बात बोलते थे कि भाई इस बहू के घर में आने के बाद होगा क्या। वर्तमान में भाग्य बोलते हैं। कन्या का 9वां स्थान भाग्य और भाग्येश की स्थिति जरूर देखनी चाहिए। फिर देखना चाहिए गुरु की स्थिति। गुरुपति का कारक है और गुरु परंपराओं का कारक है। गुरु बड़ों को मान सम्मान का कारक है। गुरु जिम्मेदारी का कारक है। ये घर को बांध करके रखेगी, आते ही वो स्थिति करेगी, ये देखना चाहिए। और विवाह के उद्देश्यों में एक उद्देश्य और होता है, वो होता है वंश वृद्धि का। उसके संतान भाव 5वें स्थान में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कन्या की कुंडली में इतने पॉइंट टच करना बहुत ज़रूरी है। और पुरुष की कुंडली में मैंने बताया, इनको टच करने के बाद यदि मिलान होता है तो फिर वो जो गुण हैं, अष्टकूट गुण मिलान, जो फिक्स चरण, वो चाहे कम हो या ज़्यादा उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मिलान की स्थिति में ये देखा जाना बहुत ज़रूरी है। मिलान बहुत विशद, बहुत गहरा विषय है। ये हमने जो भ्रम मंगल के बारे में आम जनता में प्रचलित है, उससे थोड़ी समझ विकसित करने के लिए मैंने थोड़ा सा आपको मंगल के बारे में बताया। और ग्रहों में, मिलान के अंदर ग्रहों की स्थिति में क्या क्या देखा जाना चाहिए और ये विषय मिलान में कितना गंभीर है, थोड़ा ये भी समझाने के लिए बताया। मोल नहीं समझते अधिकांश लोग। कई बार क्या होता है, केवल एक SMS व्हाट्सएप पे या समाज भेज देते हैं, ये मिलान देख के बताओ, और वो उम्मीद करते हैं कि हमें उसका जवाब व्हाट्सएप पर ही मिल जाए। कैसे संभव है? इतनी गहरी जानकारी, इतना विशद उसमें विश्लेषण है उसका। अब ज्योतिषी उसका अगर ईमानदारी से वो कर रहा है, करके वो कैसे समझाएगा आपको व्हाट्सएप पे? कम से कम पूछ तो लो, वो तो पूछ तो लिया जाना चाहिए। जब तक जानकारी बातचीत से नहीं लेंगे हम, विशद जानकारी मिलान की हो नहीं सकती। इसलिए हमको इसमें उतना आसान नहीं समझना चाहिए, या तो इस तरफ जाइए मत। अब हम एक बात करते हैं, एक चीज़ समझते हैं प्रैक्टिकल। ज्योतिष को हटाते हैं एक तरफ, नहीं मानते, रहने दीजिए, व्यवहारिक बात करते हैं। लड़की का पक्ष हो चाहे लड़के का पक्ष हो, शिक्षित पढ़े लिखे, लड़का जॉब में है, लड़की भी जॉब में, पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी, संस्कार, परिवार, ये सारी बातें बहुत अच्छी, उसके बावजूद 33 साल की उम्र हो गई और 3-3, 4-4 साल से परेशान हो गया, कुंडलियाँ मिला के दुखी, और विवाह का योग नहीं बन रहा, कहीं फाइनल नहीं हो रहा। क्या कारण है? कुछ तो मानना पड़ेगा, कुछ तो है। क्या है? यदि सुख होता, जो देने वाले हैं वो यदि शुभ स्थिति में होते तो दे चुके होते ना विवाह का सुख। इस स्थिति में मानना ही पड़ेगा। मानना या ना मानना, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो वास्तविकता है वो है। हम सत्य को स्वीकार करें तो लाभ ले लेंगे, और अस्वीकार करेंगे तो लाभ से वंचित हो जाएंगे। ये मेरी निजी धारणा है, निजी राय है। विचार आपका है, सोचना चाहिए आपको। तो मिलान के मामले में मंगल के बारे में जो धारणाएं हैं, जिस तरह की गलत फहमियाँ, भय की स्थिति बनी हुई है आम जन में, उनसे मुक्त करने के लिए, उससे थोड़ा समझाने के लिए मैंने मंगल दोष के बारे में चर्चा की। बहुत विशद विषय है, उसके बारे में फिर कभी। अब आपके लिए स्वर्णिम सूत्राज का एक नवयुवक कबीरदास जी के पास गया और उनसे बोला, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप लोगों को बहुत मार्गदर्शन देते हैं, मैं आपके पास छोटी सी बात के लिए, मार्गदर्शन के लिए आया हूँ। कबीरदास जी कहा, ने बोलो भाई, क्या जानना चाहते? युवक ने कहा कि मेरा विवाह होने वाला है, तो मुझे कुछ मार्गदर्शन सलाह दीजिए ताकि मेरा विवाहित जीवन सुखी बीते, किसी तरह की उलझन नहीं हो। मैं सुनता रहता हूँ पति पत्नी में बहुत उलझनें होती हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरे विवाहित जीवन में कोई उलझन हो, सुख शांति से बीते, इसलिए मुझे थोड़ा सा मार्गदर्शन दी। कबीरदास जी ने कहा, बैठो। वो पानी रखा,
थोड़ा वो पी लो, अभी थोड़ा बात करते। युवक बैठा, पानी वानी पिया। ये कहानी है जो मैंने सुनी, मेरे सामने की घटना नहीं है, कबीरदास जी के ज़माने की है, लेकिन उपयोगी हो सकती है आपके लिए, तो थोड़ा सुनिए ध्यान से। युवक बैठा रहा। कबीरदास जी ने थोड़ी देर बाद क्या किया, अपने पत्नी को आवाज़ लगाई, अरे भाई कमाल, कबीरदास जी के बेटे का नाम कमाल की अम्मा, जरा लालटेन जला के लाना। युवक थोड़ा अचंभित हुआ, सोचने लगा मन में कि क्या हो गया कबीरदास जी को, मैं तो आया तो सलाह लेना हूँ समझदार समझ करके। दोपहर का टाइम है, इतनी तेज धूप, लाइट इतनी प्रकाश, और इसमें ये लालटेन जला के मंगवा रहे हैं। अब पत्नी तो निश्चित रूप से इनने तो कर दी इन जैसी बात, वो थोड़ी इतनी ना समझ होगी, आकर चढ़ेगी और कैसे जला के ले आएगी, देखते। लेकिन मामला कुछ और हुआ। युवक ने देखा थोड़ी देर में क्या हुआ, पत्नी लालटेन जला के लाई, बिना किसी उसके और प्रेम से चुपचाप वो जली हुई लालटेन रख करके चली गई। युवक ने मन में सोचा, ये तो इनसे भी बड़ी, ये तक नहीं पूछा कि तुमने दिन में मतलब भरी दोपहर में लाइट जली है, लालटेन जला के क्यों मंगवाई। कबीरदास जी युवक की मन की बातों को समझ गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे मन की बात समझ गया, तुमने देखा अभी यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। अगर अभी मान लीजिए वो प्रश्न करती मुझसे कि भरी दोपहरी में लालटेन जला के क्यों मंगवा रहे हो, मेरा जला के मंगवाने का कोई उद्देश्य था, मैं किसी को कोई संदेश देना चाहता था, उसको मैं भी समझाता, मुझे गुस्सा आता, अभी झगड़ा होता। उसकी समझदारी देखो, उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया, जैसा मैंने कहा वैसा उसने कर दिया। अब वो पूछना चाहेगी तो पूछेगी, फिर मैं उसको समझाऊंगा ऐसा हुआ। ये बातें दोनों तरफ से हो सकती हैं। तो जिस समय पत्नी तुम्हें कहे, कोई बात लगे उस समय के उल्टा है मामला किसी तरह का, तो एक बार तुम मान लेना, फिर बाद में पूछना उसको कि ऐसा क्यों किया। अगर वो सही होगी तो कारण बताएगी, संतुष्ट हो जाएंगे आप। और गलत भी उसका हुआ तो फिर उसको समझाना कि तुमने ये गलत का, ऐसा नहीं करना चाहिए, अगली बार वो गलती उससे नहीं होगी, उस समय उलझन नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी पत्नी को भी ये बात समझाना, अगर तुम कुछ बोल दो तो उसका फ़र्ज बनता है कि उस समय तो वो उसको पूरा करें। अगर गलती है तो बाद में समझाया जाए उसको। निश्चित रूप से मेरी पत्नी हालांकि समझती है वो कि मैंने कोई संदेश देने के लिए, कुछ समझाने के लिए ऐसा किया है, फिर भी पूछा तो मैं समझाऊँगा, हंसेगी। झगड़े की बात ना तब आएगी ना अभी आई। यही सूत्र है। तो यदि आप इतने समझ से, विवेक से काम ले रहे हैं, आप विवाहित हैं, पति पत्नी, इतनी समझदारी से काम यदि आप ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका जीवन सुखपूर्ण है। ऐसी स्थिति में मैं आपको नमन करता हूँ। और यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये संदेश है आपके लिए, आपको अपने स्वभाव में इससे कुछ सीखना चाहिए। विवाहित हैं तो, और यदि विवाहित होने वाले हैं तो भी इसको आपको समझना चाहिए। इसी स्वर्णिम सूत्र के साथ मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।